सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मुरीद अब्बास। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ईद से पहले वफाकी काबीना का इजलास हो रहा है और इसमें कुछ अहम फैसले किए जाएंगे और इसके अलावा जो जरताज गुल का मामला है वो भी ज़ेर बहस आएगा। चेयरमैन नैब ने यह कहा है आज कि नैब एक गैर जानिबदार इदारा है, एहतसाब के अमल को हम बिला खौफ व तफरीक जारी रखेंगे और उन्होंने कहा कि हमारी तवज्जो मेगा करप्शन केसेस पर है ताकि इसका असर बतदरीज निचले दर्जे की करप्शन तक पहुँचे। और इसके अलावा ब्रिटिश एयरवेज ने 11 साल बाद पाकिस्तान के लिए अपनी परवाज़ें बहाल की हैं और अब से कुछ देर पहले उनके CEO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हमजा की ज़मानत में तौसी का केस डिस्कस हुआ है आज, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं वफाकी काबीना के इजलास की। गुलाम मुर्तज़ा इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। आज का इजलास खासा अहम है। मुर्तज़ा, क्या बताएंगे, इजलास जारी है और अभी तक क्या खबरें सामने आ रही हैं? जी, इजलास जो है वो खत्म हो चुका है वफाकी काबीना का और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना इजलास में आज जरताज गुल जो है उनसे इजहार नाराजगी किया है। हमारे ज़राए ने ये बताया है कि जरताज गुल को वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वज़रा इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल ना करें। उन्होंने हिदायत दी है कि इस तरह की शिकायत जो है वो आइंदा नहीं आनी चाहिए। आज वज़रा की हाजिरी भी खासी कम थी जो काबीना का इजलास है, क्योंकि काफ़ी सारे वज़रा जिनमें शेख रशीद, फैसल वाउडा, जुल्फी बुखारी, तारिक बशीर चीमा और महबूब सुल्तान वो बैरून मुल्क गए हुए हैं, जबकि आज परवेज खट्टक और जुबैदा जलाल, अलीमीन गंडापुर वो आज काबीना इजलास में मौजूद नहीं थे। ये तमाम लोग कुछ हलकों में हैं, कुछ मुल्क से बाहर हैं, जबकि वज़ीर के मामले खुसूसी जो है जुल्फ़िकार बुखारी वो ईद मनाने बरतानिया चले गए हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद सऊदी अरब में हैं और वफाकी वज़ीर अभी वसाइल फैसल वाउडा वो भी बरतानिया पहुंच गए हैं और लंदन से वो तुर्की जाएंगे। वज़ीर दफा जो है वो आज अपनी खास को मसरूफियात थी उनकी, परवेज खट्टक उस वजह से वो इजलास में शिरकत नहीं कर सके हैं। इसी तरह से वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा भी बैरून मुल्क है और इफ्तिखार दुरानी भी जो के मामले ठीक है। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, गुज़श्ता दिनों जो फवाद चौधरी ने स्टेटमेंट भी दिया था पार्टी के हवाले से कि उसमें जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं वो पार्टी पर हावी हैं, इस हवाले से भी आज कुछ काबीना इजलास में बातचीत हुई है? फवाद चौधरी थे आज के इजलास में? जी बिल्कुल मुरीद अब्बास, यही आज 2-3 बड़े अहम मामला जो हैं वो ज़ेर गौर आए हैं। एक तरफ तो ये नाराजगी का मामला था, दूसरी तरफ ये बात भी ज़ेर गौर आई है, इस पर बातचीत की गई है कि जो उनका ज़ाती, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़ाती हैसियत से ये बात की है, पार्टी हैसियत से या पार्टी के अहदेदार की हैसियत से ये बात नहीं की गई। उस मीटिंग में जो है वो आज इस हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म ने नाराज़गी का इजहार किया है कि पार्टी के अमूर जो हैं वो इस तरह से मीडिया में ना उछाले जाएं, बल्कि जो भी अगर कोई बात हो तो वो काबीना इजलास में या दीगर जो पार्टी के इजलास होते हैं वहाँ की जाए। काबीना ने जो मुख्तलिफ फैसले हैं आज वो भी किए हैं, क्योंकि आज 12 नुकाती एजेंडा भी ज़ेर गौर था और उसमें से जो हज कोटा था उसका 40% जो इजाफी कोटा हमें मिला है तकरीबन 15,500 के करीब हाजियों का, उसमें 40% निजी टूर ऑपरेटर्स को देने की मंजूरी काबीना ने दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि ईद की छुट्टियों के दौरान लोड शेडिंग न की जाए। वफाकी काबीना ने अतीक अहमद को वफाकी तालीमी बोर्ड का सेक्रेटरी तैनात करने की भी मंजूरी जो है वो दे दी है। इसके साथ साथ काबीना ने चीनी शहरियों को ये सहूलत फराहम की है कि 2517 चीनी शहरी हैं जिन्हें वर्क वीजा जारी करने की मंजूरी दी गई है। काबीना ने मुल्क में मुर्तज़ा, एक निजी एयरलाइन के लाइसेंस की मनसूखी का मामला भी ज़ेर बहस आना था, उस पर क्या पेशरफ्त हुई है? जी वो काबीना ने मंजूर कर लिया है, क्योंकि वो उस निजी एयरलाइन की जो लाइसेंस था उसको मनसूख करना था, वो उसकी मनसूखी का भी जो मामला है वो काबीना में ज़ेर गौर आया और काबीना ने उसकी जो है वो मंजूरी दे दी है। इसके साथ सऊदी अरब से मिलने वाले इजाफी हज कोटे का मामला हो गया। बच्चों के हकूक पर कौमी कमीशन बनाने की तजवीज़ जो थी वो मौखर कर दी गई है। इसके साथ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से आज खासी बातचीत हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस फायज ईसा जो है, काजी फायज ईसा, उनके खिलाफ रेफरेंस के हवाले से तफसीली बहस
आज की गई वज़ीर कानून और वज़ीर के मामले ख़ुसूसी बारे एहतसाब जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ जो मौजूदा हुकूमत ने रेफरेंस 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फाइल किए हैं, उनके हवाले से आज ब्रीफिंग दी। इन रेफरेंसेस में कहा गया है वज़ीर आज़म की तरफ से कि हुकूमत या मेरी कोई बदनीति शामिल नहीं है। साथ रिकवरी यूनिट ने मामला मेरे पास भेजा। वज़ीर आज़म ने ये कहा आज इजलास में, उन्होंने कहा कि अगर मामला सदर को ना भेजा जाता तो फिर ये मेरी बदनीति हो सकती थी, क्योंकि ये रेफरेंस अगर मेरे पास आए तो मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी भी जज या हाई कोर्ट के किसी भी जज के हवाले से तो सदर पाकिस्तान को भिजवाना आईनी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बाख्तियार अदारा है, अगर कोई गलत नहीं है तो उसे घबराने की क्या जरूरत है। ये भी कहा गया है कि इसके ऊपर जो रायज़नी की जा रही है, हुकूमत के खिलाफ तनकीद की जा रही है, वो दुरुस्त नहीं है। ठीक, गुलाम मुर्तज़ा आपका बहुत शुक्रिया, हमें वफाकी से मुतालिक गुलाम मुर्तज़ा अपडेट कर रहे थे। और अभी हम बात करेंगे, चेयरमैन नैब ने आज स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने कहा है कि बिला खौफ व ख़तर एहतसाब का अमल जारी रहेगा। पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ बड़े नामों पर कभी मुकम्मल हाथ नहीं डाला गया, ये कहते हैं चेयरमैन नैब। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तवज्जो मेगा करप्शन केसेस पर है ताकि इसका असर जो निचले केसेस हैं उन पर भी जाए। आरिफ चौधरी साहब मारूफ कानूनदान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आरिफ चौधरी साहब, चेयरमैन नैब ने कहा है कि बिला खौफ व तफरीक ये अमल जारी रहेगा, आपको लगता है कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है मुल्क में? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस स्टेज पे उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए कि जो प्रोसेस चल रहा है उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिशें हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि यानी ये ईद के बाद तो वो सारी साजिशें मिल के अपना रोल प्ले करने को है और वो चाहती ये है कि ये कायाकल्प हो जाए सारे सिस्टम की जो एहतसाब का निज़ाम है। खास तौर पे वो कुव्वतें जिनके खिलाफ पीपल्स पार्टी के लीडर और जनाब नून के लीडर, उन्होंने अपना यानी एक कोई मौका वो ज़ाया नहीं कर रहे और स्पेशली इस रेफरेंस को तो उन्होंने साथ बुनियाद बना लिया है ना। ये जो रेफरेंस रेजिडेंशियल रेफरेंस आया है उनके खिलाफ, जज साहब के खिलाफ, काजी फैज ईसा के खिलाफ, तो ये वो चीजें हैं। और इससे पहले जिस तरह की सिचुएशन उन्होंने पैदा की, वो ऑडियो वीडियो कैसेट और रिकॉर्डिंग और ये और वो इस तरह की चीजें, तो इंटरव्यू, तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे हालात में कोशिश तो मुकम्मल तौर पे डू और डाई के तहत हो रही है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर ये निज़ाम इस तरह चलता है तो उन्हें एहतसाब का अमल जो है वो अपनी लपेट में लेगा और उन्हें दे विल हैव टू पे बैक। तो उसके लिए उनके पास क्योंकि ज़राए भी मौजूद है, वसाइल भी मौजूद है, पॉलिटिकल यानी उनके पास वो पार्टीज भी हैं, तो और आगे फिर खास तौर पर ये उन्हें जिला बख्शी है इस रेफरेंस में, तो वो इस वकला को भी साथ शामिल करना चाहते हैं। आप देखिए कि फौरी तौर पर नवाज शरीफ ने वहां से मैसेज, नवाज शरीफ साहब ने मैसेज दिया है कि इस मामले पे आगे बढ़े। मतलब उसका ये है कि भाई अगर आपके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, रेफरेंसेस चल रहे हैं, तो आपको साथ एक जज साहब जो है वो भी, उनका केस भी मिल गया है। तो इस सारे अमल को आप जज साहब का हवाला देकर ये कहें कि जी ये सारे का सारा ही प्रोसेस जो एहतसाब का है ये ही टेंटेड है और ये ही ऐसा है जो बायस की बुनियाद पर है और जिसमें कोई यानी बुग़्ज़ और कीना और जो जिसे वो कहते हैं कि अभी तक जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की इस्लाहें उन्होंने इस्तेमाल की हैं, तो इसे मुतनाज़ा ही नहीं बल्कि इसे ख़त्म करने के लिए उनकी पूरी एफर्ट से बनता। आप देखें कि आज तक कब आपने देखा है कि पीपल्स पार्टी जो है उसने गुर्बत के खिलाफ जुल्फ़िकार भुट्टो के बाद कभी कोई ऐसा जिहाद किया है, या नून लीग जो है उनका कोई एजेंडा हो। बेसिकली नून लीग जो है अवरा की पार्टी है, ताकतवर लोगों की पार्टी है और उनका एजेंडा कभी भी ये नहीं रहा। यानी अब तहरीक कौन चलाना चाहते हैं जनाब साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी साहब, बहुत गरीब आदमी है, बहुत गरीबों का उन्हें एहसास है। मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसे हालात में न सिर्फ ये कि चेयरमैन की तरफ से इस तरह का बयान आना जरूरी है, बल्कि अमली तौर पर वो यानी सारी कुव्वतों को जो एहतसाब में इंटरेस्टेड है और खास तौर पे अवाम पाकिस्तान के अवाम
उन्हें यकजा होना चाहिए। आरिफ चौधरी साहब, जिस तरह ऑपोजिशन मलाइन करती है इदारे को, चेयरमैन नैब पर वो हमले करते हैं, उनको कहते हैं कि ये मिले हुए हैं, और जिस तरह एक इदारे को वो हमेशा दागदार करने की कोशिश करते रहते हैं, तो ये पॉलिसी कब तक जारी रहेगी? और ये पाकिस्तान में हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब कोई इदारा करप्ट लोगों पर हाथ डालता है तो सारे मिलकर जमा हो जाते हैं, उस इदारे को ही दागदार बनाने की कोशिश करते हैं? देखिए जी, हमने तो ये देखा कि नाइजीरिया का चीफ जस्टिस जो था उससे भी एसेट्स डिक्लेयर ना करने की वजह से यानी उन्हें हटाया गया, और गालिबन इंडोनेशिया का था, उनका भी ऐसा हुआ मामला। मैं तो ये देख रहा हूँ कि सियासतदानों के खिलाफ भी जब एहतसाब दुनिया में होता है, खासतौर पर जिसे जमहूरी ममालिक कहते हैं, तो वहाँ कभी किसी ने उनका साथ नहीं दिया। लोग अलहदा करते हैं अपने आप को और कहते हैं जी पहले आप अपने आप को क्लियर करें, अगर आप ठीक हैं तो हम आपके साथ हैं, अगर आप ठीक नहीं है तो हम अपने इदारों के साथ हैं, हम एहतसाब के सिस्टम के साथ हैं। क्योंकि मैं हैरान होता हूं कि इसमें हमने ऐसा वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है कि जिन लोगों को लूटा जा रहा है, जिनकी जिंदगियां खत्म हो रही है, जिनके बच्चे तालीम से महरूम हैं, उन्हीं को ही साथ मिला के ऐसी कोशिश की जाती है कि जनाब वही आके नारे लगाते, वही हार पहनाते हैं कि जी आपने बहुत अच्छा किया है, आपने अब तक लूटा है, मजीद लूटे, जिंदाबाद जिंदाबाद, लूटते जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सोसाइटी का इज्तिमाई ज़मीर जो है उसे मुर्दा करने वाली बात है। तो इसमें कम अज कम जो भी बाशऊर लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान अगर इस नैज पे पहुंचा है तो उसकी वजह बुनियादी तौर पर यही करप्शन जो थी वो थी और बदअमली थी। इसको आल्दो इट इज नॉट इनफ, और एक ही बात नहीं है, बाकी बहुत सारी चीजें और भी है, लेकिन मिस मैनेजमेंट जो है उसका मेजर रोल है। लेकिन आरिफ चौधरी साहब, इन तमाम चीज़ों के बावजूद गो के अभी जो चेयरमैन मौजूदा चेयरमैन नैब साहब है, उनके दौर में खासे बड़े बड़े केसेस खुले हुए हैं और बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जा रहा है, लेकिन अभी भी आप अगर किसी आम पाकिस्तानी से पूछें इस केस के बारे में, किसी भी बड़े शख्सियत के खिलाफ केस हो बात करें, तो आपको ये जवाब मिलेगा कि जी होना कुछ नहीं है, ये सारे बच जाएंगे, सारे रिहा हो जाएंगे, छूट जाएंगे सारे। ये सोच अभी तक क्यों है और लोगों में ये सोच क्यों सराहित कर गई कि पाकिस्तान में किसी भी बड़ी शख्सियत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? लोग सच्चे हैं जी, उनकी सोच ऐसे नहीं है, उसकी बुनियादी एक वजह मौजूद है। लोगों को हर जगह ये नजर आता है कि जो ताकतवर है वो इस अमल से बड़ी आसानी से, वही जो मकड़ी का जाला है उसमें ताकतवर नहीं फंसता, कमजोर फंसते हैं। और अब तक ये रेफरेंसेज जो चल रहे हैं, इतने ज्यादा रेफरेंसेज हो गए हैं कि कहीं कोई भी कंफ्यूज नहीं हो रहा। फिर अदालतों में वो हालत नहीं है जो रेफरेंस का हमें हाइट बाहर नजर आती है नैब की तरफ से कि जी हमने ये रेफरेंस कर लिया है, और नैब का भी बात उसका हैरान हो जाते हैं कि आप देखो जी कितनी ये ख्वाजा बरादरान के मामले में कितनी बात थी और उसके बाद 1 करोड़ और कुछ का उन्होंने निकाला है। पता नहीं ये कहाँ किस सतह पे क्या कुछ हो रहा है। यानी ये वो बदकिस्मती है जिसका हम जितना रोना रोए कि मामले करते हैं खुदादाद पाकिस्तान जो है, इसमें यानी लुटने वाले देख रहे हैं कि जो उन्हें लूटने वाला है उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यानी बेलें भी होती हैं, उनके केसेस जो है वो सबसे ज्यादा आगे बढ़ के भी चलते हैं। फिर जो एहतसाब करने वाला इदारा है उसकी तरफ से भी इनकॉम्पिटेंस भी नजर आती है, फिर उनकी अपनी मिली भगत भी कई केसेस में नजर आती है। फिर इस सवाल का भी जवाब नजर नहीं आता कि जी आप अपना घर साफ करें कि लोगों की वाबस्तियां कहीं और है। तो ये वो आरिफ चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। राजा रियाज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया बोल से बात करने के लिए। राजा साहब ये बताइएगा कि आज चेयरमैन नैब साहब ने कहा है कि बड़े लोगों पर हाथ डाला जाएगा, इससे पहले कभी बड़े लोगों पर हाथ नहीं डाला गया और बिला तफरीक एहतसाब हम जारी रखेंगे, क्या वाकई ऐसा हो रहा है? जी मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब एक अर्सा दराज से इस कुर्सी पर बरजमान है और मुझे उनके बयान से मायूसी हुई है। उन्हें ये हाथ डाल देना चाहिए था, उन्होंने बहुत देर किया मेरे ख्याल में। और जब वज़ीर आज़म का ये है कि किसी को माफ ना किया जाए, चाहे कोई बड़ा हो या कोई छोटा हो, इमरान खान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि किसी के साथ ज्यादती भी ना हो, और जिन्होंने इस मुल्क का पैसा खाया, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, उसको किसी सूरत माफी नहीं मिलेगी, उससे एहनारो नहीं मिलेगा। तो उसके बाद तो चेयरमैन साहब को, इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बने 9 महीने हो गए और इस दौरान तो चेयरमैन साहब को बहुत कुछ कर देना चाहिए था। लेकिन चले अल्लाह करे अब भी वो इस मुल्क का पैसा जो लूटा हुआ है और जो हम पे उधार है, जो कर्ज है, अगर चेयरमैन साहब सही तरीके से साफ करने में कामयाब हो तो वो सारा कर्ज भी उतर सकता है और मुल्क मुनाफे में भी जा सकता है।
कुछ थोड़ा नहीं लूटा गया, बहुत बड़ी तादाद में, अरबों डॉलर की तादाद में इस मुल्क को लूटा गया है। हर किसी को पता है किसने लूटा है, उसमें रुकावट नहीं है, ना कोई कह सकता है कि हमें नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान के अदालतें हैं, यहाँ पे राज अदालतें हैं, राज मीडिया है, जो लोगों ने बड़ी दिलेरी से लूटा है, वो उससे ज्यादा दिलेरी से ये कहते हैं जनाब हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमारे साथ तो सियासी इंतकाम का निशाना बन रहे हैं। आज भी अफजल शहबाज शरीफ साहब ने यही कहा है कि हम सियासी इंतकाम का निशाना बन रहे हैं। तो ये वो माल आपने लूटा है, अगर वो आपसे वापस मांगा जा रहा है, आप वो देने की बजाय आप या तो मुल्क से भाग रहे हैं या आप मुल्क में रह के कह रहे हैं कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। क्यों आपको कोई सियासी इंतकाम को, जिन्होंने नहीं लूटा, मुस्लिम लीग नून में इज्जतदार लोग बैठे हैं, उन्हें क्यों नहीं कोई पूछता? आपने लूटा है 2-3 केसों को मैं जाती तौर पर जानता हूँ कि आपने ये मेरे साथ है शुगर मिल आपकी, उस शुगर मिल में आपने एक नाला 8 किलोमीटर बना के हुकूमत के पैसे से उस मिल का पानी जो है वो सेम नाले में फेंकता है, वो सामने मौजूद है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि ये बातों से भूत है, ये बातों से नहीं मानेंगे। अच्छा राजा साहब, एक सवाल ये पैदा होता है, हमने देखा है कि जो हुकूमती अरकान है वो भी नैब पर हमलावर होते हैं, वो भी नैब के बारे में स्टेटमेंट देते हैं। अपोजिशन तो उन्होंने वैसे ही रडार पर लिया हुआ है नैब को, लेकिन ज़ाहिर है फिर नैब को भी जब इतने इल्ज़ामात लगते हैं तो उन्हें जवाब देना पड़ता है। जब वो जवाब देते हैं तो फिर कहते हैं जनाब आपका ओहदा इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप आके इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या इस तरह स्टेटमेंट दें। तो मतलब नैब हमारा ही इदारा है ना, ये किसी दूसरे मुल्क का तो नहीं है, सब ने मिलकर एक ही इदारे को घेरा हुआ है। जी बिल्कुल, ये नैब पाकिस्तान का इदारा है और पाकिस्तान की लूटियों या अरबों डॉलर की जो पैसा है उसे निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। ये देखना पड़ेगा कि अब वो कितना कामयाब होता है, लेकिन मेरी तो दुआ है कि ये कामयाब हो ताकि पाकिस्तान, आम पाकिस्तानी जो है, जो उस पर बोझ है वो कम हो सके। क्योंकि सियासतदान बदनाम बहुत है, लेकिन इतना सियासतदान जो कुछ घरों में लूटा है, बाकी सियासतदान तो बेचारे बेगुनाह मारे जा रहे हैं। उन कुछ घरों जिन्होंने लूटा है उनको पकड़ना चाहिए और उनका सख्त से सख्त हिसाब होना चाहिए। देखिए सऊदी अरब में उन्होंने 5 स्टार होटल में रख के कहा पैसे दे तो जाए मुल्क से बाहर, हमें आपकी जरूरत नहीं। तो यहाँ की क्योंकि इस तरह अदालतें मीडिया राज इस तरह हो नहीं सकता, इसलिए चेयरमैन नायब साहब जितनी भी कोशिश करे, वकला, अदालतें, मीडिया, इन तमाम के होते हुए मुझे नहीं लगता कि ये बड़े जो मगरमच्छ है इनसे पैसा निकालना मुमकिन हो पाएगा। इसके लिए एक बहुत सख्त कानून होना चाहिए और उस कानून में ना इनकी बेल हो सके, ना इनको कोई वो रिलीज मिले। सीधी बात है, देखिए मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ को जेल में रखने का कोई फायदा नहीं, उससे पैसे ले गए भाई आप बाहर चले गए। शहबाज शरीफ को जेल में रखने का कोई फायदा नहीं, उससे पैसे ले गए, पैसे दो भाई जॉब बाहर को अपना। इसी तरह जरदारी साहब है, उन्होंने एक आना नहीं देना है, लेकिन अगर ये उन्हें कहे भाई पैसे दो आप जाए बाहर, हमें जेल में रख के अगर आप एक जरदारी साहब को या एक नवाज शरीफ को जेल में रख लेते हैं तो हमें आम पाकिस्तानी को उससे क्या फायदा पहुंचेगा? आम पाकिस्तानी की जिंदगी में क्या तब्दीली है? अगर उनको बाहर भेज दे और उनसे अरबों खरबों डॉलर ले ले तो आम पाकिस्तानी फिर ये तो सीधा सीधा रे। और राय साहब आप चाह रहे हैं कि प्ली बार्गेन कर लें इनके साथ? प्ली बार्गेन के तो वैसे ही खिलाफ हैं सारे। पैसा निकाले ताकि आम गरीब आदमी जो पाकिस्तान में 2 वक्त की रोटी खाने के काबिल नहीं रहा, इन्होंने 2 वक्त की रोटी खाने के काबिल नहीं छोड़ा, उसको रिलीफ पहुंचाए चेयरमैन नायब साहब। और उसके लिए एक ही तरीका है कि इससे पैसा निकाला जाए। अगर आप इनको जेल में रखते हैं तो इनकी तो वो सियासी और कद बढ़ेगा, सियासी तौर पर ये कहेंगे हमने तो देखेंगे जुल्म का निशाना, हमने तो एटम बम चलाया था इसलिए हमें जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, इन्होंने लूटा है और इनसे भी गुजारिश है कि खुदा के लिए इस कौम पे रहम करें और इनका लूटा हुआ पैसा जो है वो वापस। ठीक, राजा साहब हमारे साथ रहेगा। आरिफ चौधरी साहब, जो राजा साहब जो सजेस्ट कर रहे हैं ऐसे ही करना चाहिए कि कहा जाए कि जी आप पैसा दे दें और बस चले जाएं, जो आपने कर लिया है ठीक है, अब आप मुल्क में ना रहें, बाहर चले जाएं। राजा साहब ने बड़ी सही बात की है कि भाई आप जो कोशिश की जा रही है किसी तरह की लेनी नहीं रही कि जिससे उसे तो परेशानी हो, वो बड़ा इंजॉयबल किस्म की कैफियत है
चीयरफुल किस्म की कैफियत है कि वो सियासत भी कर रहे हैं और मौजें भी कर रहे हैं। वो तो जो लोग ऐसी हालत में होते हैं जिन्हें पता होता है कि जी हमें ना कोई बेल मिलनी है और ना हमें कोई रिलीफ मिलना है, वो बिल आखिर तक जाके कहते हैं कि चलो जी हमने जो लूटा है उसमें से कुछ हिस्सा, क्योंकि प्री बारगेन का कंसेप्ट है बिल्कुल इसके हक में हूँ। प्री बारगेन जो है उससे कोई ये नहीं उन्हें कि कल को वो सियासत कर सकेंगे, उसमें तो सिर्फ ये है कि जेल की बजाय वो पैसा दे दे, यानी बजाय, और ये पूरी दुनिया में है कि यहाँ क्योंकि दो चीजें आप देर में रखें कि प्रोसिक्यूशन जो है वो बाहर की दुनिया में भी बड़ी मुश्किल है, पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट ये नामुमकिन ही से आप कहें, किसी को सजा तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। और अगर दरमियान अच्छा दूसरा मुल्ज़िम जो है वो भी आखिरी हद तक जेल में जाने के लिए या जेल भुगतने के लिए तैयार ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर नहीं होता, अगर उसे ये सहूलत मिल जाए कि उसे जेल टर्म की बजाय पैसे वापस करने और पैसे वापस नहीं करने होते, इसमें आपने कुछ सेंसिबल प्रोपोर्शनेट करना होता है, मतलब है कि 70%, 80%, तो उसमें ये होता है 100% तो रिकवरी अगर होनी हो तो फिर उसके लिए तो उस बंदे को आपसे प्री बारगेन की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह का प्रिंसिपल जो पूरी दुनिया में इन्वॉल्व है और दुनिया इस पे अमल कर रही है, उसका फायदा ये होगा कि जिस तरह राय साहब ने कहा कि पैसे लोगों के कौम के खजाने में आएंगे और लोगों को फायदा होगा, उनकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। वरना बात यह है कि जेलों में रखने से और सियासत हर रोज आप देखें ना कि अब आप इनके मुकदमात कर रहे हैं तो आवाम का बेइंतहा पैसा इसके ऊपर भी खर्च हो रहा है, इनके प्रोटोकॉल पे खर्च हो रहा है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल आपने सही वजह फरमाया। आरिफ चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। सब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होकर हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया था और उनका ये कहना था कि जब मॉडल टाउन का वाक़या हुआ था तो उस वक्त इंक्वायरी नहीं होने दी गई और ताहिरुल कादरी साहब उसमें रखने डालते रहे और इन्होंने इस सारे मामले को पोलिटिसाइज़ कर दिया था। और अभी भी जो नैब के मामला चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसमें जो है वो नैब और पीटीआई का गठजोड़ है और हम हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएंगे। बहरहाल इसका तो ईद के बाद ही पता चलेगा कि जो अपोजिशन ने कहा है कि वो तहरीक चलाने वाले हैं, तो ये तहरीक कितनी कामयाब होती है और क्या अपोजिशन मुत्तहिद होगी। राजा रियाज साहब, आपको क्या लग रहा है कि जो माजी में एक दूसरे को देख नहीं सकते थे और एक दूसरे को घसीटने की बातें करते थे, क्या अब वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ मिलकर तहरीक चला पाएंगे? जी, आज चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने फिर शदीद तनकीद की है मियाँ नवाज शरीफ साहब पर और शहबाज शरीफ साहब पर। वो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मैं ये समझता हूँ कि इनके आपस में बहुत सारे अख्तलाफात हैं, लेकिन क्योंकि दोनों ने चोरी की हुई है और उससे बचने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक तहरीक चलाने की बात है तो इनमें तो दमखम नहीं है, लेकिन हमारे साइड से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि उनमें बेहतरी लाने की फौरी तौर पे ज़रूरत है और उसके लिए कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान पे इतना लोन चढ़ाया, उसकी किस्तें देना पाकिस्तान के लिए अब सबसे बड़ा मसला बन चुका है। तो महंगाई एक इशू है और वो महंगाई चाहे वो गैस के वाले से हो, पेट्रोल के वाले से हो, बिजली के वाले से हो या आम गरीब आदमी के खाने पीने के अशिया के वाले से हो, वो एक इशू है। उसको टैकल करने के लिए हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है और उसको जल्द अज जल्द मैं समझता हूँ कि टैकल करना चाहिए, उसको हल करना चाहिए और आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। अगर वो आम आदमी को रिलीफ मिल गया तो इनमें मैं समझता हूँ कि ये दमखम नहीं है कि ये कोई ऐसी तरीक़ चला सके, क्योंकि इसमें अब कोई शक नहीं रहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत जो है उन्होंने इस मुल्क के गरीबों का पैसा बेदर्दी के साथ लूटा है। तो लोगों के अंदर ये चीज़ बैठ चुकी है। नून लीग के कोई बहुत डाई हार्ट लोग जो हैं, राना सनाउल्लाह जैसे, हालांकि उन्हें भी पता है कि इन्होंने बहुत लूटा है, लेकिन उनकी मजबूरी आप वो ये कह नहीं सकते। इस तरह के कुछ लोग हैं जो कह नहीं सकते
लेकिन आपस में निजी महफलों में और इनके जो कारकुन हैं वो भी डिसार्ट हो चुके हैं कि यार इन्होंने कम से कम आप लोग ये कहने पे लेकिन मजबूर हैं कि कम से कम एक वज़ीर आज़म सारी बातें पाकिस्तान ठीक है, चलें भी पीपल्स पार्टी ने लूटा या PMLN ने लूटा, लेकिन आप और आपकी जमात सिर्फ इस एक बात को पकड़ के कब तक बैठी रहेगी और लोगों को आप ये कब तक समझाते रहेंगे कि जनाब PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने मुल्क को लूटा तो इस वजह से हालात ख़राब हैं, इस वजह से बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, इस वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। ये बात आप कब तक लोगों को समझाते रहेंगे? और हमारे लोग, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा देर तक उन्हें ये बातें समझ में नहीं आती। देखिए, मुझे एक बात, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जी, अगर पाकिस्तान पे जितना लोन है, अगर आज ये लोन ना होता तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता और आम आदमी किस तरह पाकिस्तान में जिंदगी गुजार रहा होता? इस एक बुनियादी जड़ है इस सारे बोझ की, इस सारी गुर्बत की, इस सारी जो गरीब आदमी, आपकी बात बिल्कुल बजाय राजा साहब, लेकिन मैं सवाल उठा रहा हूँ, अगर आप किसी सब्जी वाले से या किसी रिक्शे वाले को अगर जो बात आप मुझसे जो सवाल उठाया आप उससे ये कहेंगे, आपको लगता है वो उसे ये बात समझ में आएगी, वो ये बात मानेगा, वो कहेगा जी मुझे इन बातों से क्या लेना देना, आप मेरे लिए बिजली की कीमतें कम कर दें? मैं आपका मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अवेयरनेस पैदा की है लोगों में बहुत अवेयरनेस आ चुकी है। रेडी वाला भी जानता है, आप जाएं उनसे पूछें, वो कहेंगे कि हाँ जी ये जो हम पे बोझ है या जो जिस तरह हम गुर्बत में है इसकी वजह। अभी तो रेडी वाला ये कहता है महंगाई बढ़ गई है और ये हुकूमत महंगाई में इजाफा करती जा रही है। अभी तो आप जाके पूछें तो आपको ये मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि महंगाई बिल्कुल है, इसकी वजह क्या है ये एक इशू है, लेकिन इसको हल किस तरह करना ये हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को मैंने पहले आपको कहा है कि इसको फौरी तौर पे एड्रेस करना पड़ेगा। हम इसको एड्रेस कर भी रहे हैं और जिस शिद्दत से कर रहे हैं इससे कई गुना ज्यादा शिद्दत से इस बीमारी जो महंगाई की बीमारी है इसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा क्योंकि महंगाई तो है, लेकिन अगर हम आवाम को रिलीफ दें, ऐसी स्कीमें लेके आएँ जिससे आम गरीब आदमी के पे बोझ कम हो, तो उससे फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत मजीद संभल जाएगी और लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा। क्योंकि अभी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं इसको तस्लीम करता हूँ, बस ये मुश्किल वक्त हमारे लिए चैलेंज है, इसको एड्रेस करना चाहिए। जिंदगी में मुश्किल दिन आते रहते हैं, लेकिन इसको दौरानिया जो है ना वो कुछ ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी आवाम जो है वो ज्यादा सब्र नहीं करती। बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब आज ये कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ कह रही थी कि शहबाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, वो भाग गए, उन्होंने साइलम ले लिए, वो कह रहे हैं कि ईद के बाद वापस आ रहे हैं। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे? जी, मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब वापस आएंगे। उसकी वजह यह है कि एक तो वो अपोजिशन लीडर है और यहाँ पे वो इजलासों में 1 महीना पूरा अगले दिनों 20 दिन इजलास चलना है, तो वो इजलास में आके बैठेंगे, एयर कंडीशन में बैठेंगे, धुआंधार तकरीरें हुकूमत के खिलाफ करेंगे और एंजॉय करेंगे और उनको यहाँ आने में मेरा ख्याल है कोई मुश्किल नहीं है। वो यहाँ आपको पता है कि जिस दिनों में वो जेल में थे उन दिनों में वो हर रोज़ असेंबली में बैठे होते थे और मुख्तलिफ मीटिंग्स की भी चेयर कर रहे होते थे, पब्लिक अकाउंट कमेटी को भी चेयर कर रहे होते थे, असेंबली में भी आके तकरीरें करते थे और उन्होंने अपना अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। बड़े बड़े पाकिस्तान के जो लाखों बल्कि करोड़ों की फीस लेते हैं वो उनके वकला हैं, बाकी जगह पे भी वो अपने मामलात तय कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो असल मिशन था कि इनसे पैसा निकाला जाए, मुझे वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती। ठीक है। अच्छा राजा साहब, जो आपकी पार्टी को जो मौशी मुश्किलात दरपेश हैं, ज़ाहिर है वो सबके सामने हैं, वो एक मामला है भी सही कि मौशी मुश्किलात हैं पाकिस्तान की, लेकिन ये आपकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? ये जरताज गुल साहिबा का मामला आया, उन्होंने अपनी बहन को नेक्टर को ख़त लिख दिया डायरेक्टर लगाने के लिए। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी पार्टी पे जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं वो हावी हैं, फैसले हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता। ये आपकी पार्टी को अंदरूनी तौर पर भी मुश्किलात हैं। चले बाहर का मामला तो अलग है, आपकी अपनी जमात में क्या चल रहा है? ये देखिए जी, ये एक असूली बात है कि नॉन इलेक्टेड लोगों को जिस तरह ला के यहाँ बिठा दिया गया है, वो जो हम जमहूरी लोग हैं जो इलेक्शन लड़के इलेक्ट होके आते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारा इस्तिकाक मजरू किया जा रहा है और वो हमसे कोई इतने ज्यादा काबिल भी नहीं है और
कोई एक मिसाल एक आध देना था? आप एक 13-14 लोग हैं, देख ले उनमें से कितने इस काबिल हैं कि वो हमारे अंदर ऐसे लोग मौजूद नहीं है। बहुत से लोग अंदर मौजूद हैं जो इनमें उनसे ज़्यादा काबिलियत है। तो ये एक इशू है और ये इशू बढ़ेगा और आगे जाके ये इशू ज़्यादा बनेगा, क्योंकि जो इलेक्टेड लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि हमारा इस्तिकाक मजूरू हो रहा है, हमें किसी जगह कोई अहमियत नहीं दी जा रही है और वोट हमने देना है। अभी बजट पास होना है तो वोट जो है वो इलेक्टेड लोगों ने, ये तो असेंबली में नहीं जा सकते, इन्होंने वोट क्या कास्ट करना है। तो जब इलेक्टेड लोगों को वोट के लिए तो इस्तेमाल किया जाए, बाकी उनकी कोई अहमियत ही ना हो, उन्हें मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज किया जा रहा हो, उनकी ना कोई अपने हलकों में हैसियत हो, ना इंतज़ामिया के सामने हैसियत हो, ना हुकूमत में कोई उनका रोल हो, तो उससे असासे महरूमी बढ़ेगा और ये और शिद्दत अख्तियार करेगा। मैं इमरान खान साहब से बिल्कुल आपके ज़रिए ये अपील करता हूँ कि आप इस चीज़ को महसूस करें और जो नॉन इलेक्टेड लोगों ने आके हुकूमत पे कब्जा किया है इसको वागुजार कराएं और जो इलेक्टेड लोग हैं उनको मौका दें ताकि वो अवाम के हाथों पे नफ्स पे हाथ इलेक्टेड लोगों के होते हैं। ये राय साहब, ये लोग तो अमेरिका लंदन से आए हैं, टाइयां पहन के आए हैं। मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ में जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं वो हावी हो रहे हैं। राजा रियाज साहब बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। राजा रियाज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और उन्होंने ये फवाद चौधरी साहब ने जो बात की उस बात की तायीद की कि नॉन इलेक्टेड लोग कुछ ऐसे हैं जो कि पार्टी पर हावी हो चुके हैं और पार्टी में इलेक्टेड लोग ऐसे हैं जो कि अच्छे फैसले कर सकते हैं, लेकिन नॉन इलेक्टेड लोगों का इतनी बड़ी तादाद में सामने आना ये पार्टी के लिए हौसला अफजा बात नहीं। बहरहाल ईद की आमद है और परदेसी जो दीगर शहरों से आए होते हैं मुख्तलिफ शहरों में अपने रोज़गार के लिए, उनकी वापसी शुरू हो गई है। आखिर में आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। अल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है, वो बताएंगे कि इस्लामाबाद में जो लोग जा रहे हैं अपने अपने शहरों को ट्रांसपोर्टर्स ने कितना इजाफा किया है और क्या किरायों में कमी को यकीनी बनाया जा रहा है अथॉरिटीज़ की जानिब से। क्या बताएंगे अल्लाह आप इस हवाले से? जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसी अपने आबाई इलाकों में जा रहे हैं। इस वक्त बस टर्मिनल, वैगन स्टैंड के ऊपर भी रश बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जिन लोगों ने एडवांस टिकट करवा लिए हैं उनके लिए तो आसानी है, लेकिन जो अभी आकर टिकट खरीद रहे हैं उनके लिए रोज़े की हालत में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त भी मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि जिन लोगों ने एडवांस टिकट करवाए हैं, एडवांस में आप रावलपिंडी से कहाँ जा रहे हैं? मैं बहावलपुर जा रहा हूँ। तो कितना किराया पे किया है? पहले कितना किराया था? पहले 1450 रुपया था, अब 1550 रुपये पे किया है मैंने। तो क्या कहेंगे आप इस पे, ये ईद की वजह से या क्या? नहीं, ईद की वजह से नहीं, ये पेट्रोल और डीजल की कीमतों बढ़ने की वजह से ये हुआ किराया। पहले तो ये 100 रुपये कम था, अब ज़्यादा कर दिया इन्होंने। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से पहले जो मुल्तान का किराया 1200 था, 1300 था एग्जेक्टिव क्लास का भी, तो अभी 1400 और 1500 रुपये पे कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं आप इस पे? हम कह रहे हैं हुकूमत कम से कम इतना पेट्रोल कम करे कि हमारे किराए कम हो जाए, क्योंकि हमारा किराया अभी 2000 था, अभी 2800 भर के जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सक्कर जा रहा हूँ, लाहौर से, इस्लामाबाद से। ईद मनाने के लिए आप सक्कर जा रहे हैं, 2800 रुपये एक साइड का किराया? 2800 किराया। तो मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि हम इतना अफोर्ड कर सकें, पर मजबूरी है, घर जाना है, ईद करनी है हमने। ईद करने के लिए जाते हैं। तो हम इस वक्त फैसल मूवर के अड्डे पे मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करते हैं कि कितना आप लोगों को अखराजात आ जाते हैं एक बस के इधर से जाने के लिए मुल्तान तक? मेरे पास रहना मुल्तान जाने के लिए या जो गाड़ियाँ हमारी लाहौर जा रही हैं ना, उनके डीज़ल के अखराजात, स्पेयर पार्ट जो हैं उनके अखराजात, टायरों के अखराजात, जो पोजीशन फ़िलहाल जा रही है इसमें गाड़ी का ख़र्चा भी नहीं पूरा हो रहा। जी बिल्कुल, मुसाफिरों की परेशानी अपनी जगह पर के बस स्टैंड के ऊपर रश बहुत ज़्यादा है, बसें कम हैं, टिकट नहीं मिल रहे वो अपनी जगह पे, लेकिन बस मालकान का भी यही कहना है कि इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे। और आखिर में बात करेंगे क्रिकेट की। पाकिस्तान आज अपना दूसरा मैच खेल रहा है। पहले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था और ओपनर्स ने बड़ा अच्छा आगाज़ फराहम किया आज पाकिस्तान को। पाकिस्तान आज इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहा है। एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। एजाज, आज के मैच से क्या तवक्कुआत हैं? जीत गए अमरीद, पाकिस्तान को जीतना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का आज का मैच बहुत क्रूशल है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ जिस अंदाज में पाकिस्तान को एकतरफा शिकस्त हुई थी उसके बाद तो पाकिस्तानी टीम को टॉप 6 में भी कोई रखने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान तो
तो जब वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज किया था तो कहा जा रहा था कि शायद सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करे। तो टीम को अपने आप को उठाने के लिए, फैंस का एतमाद बहाल करने के लिए, और स्पेशली जो पाकिस्तानी टीम के जो बैट्समैन हैं उनका एतमाद बहाल ही इसी तरह की परफॉर्मेंस हो सकता था। इमामुल हक ने 44 रन बनाए, फखर ने 36 बनाए। हालांकि दोनों को 50 स्कोर करनी चाहिए थी क्योंकि ये बैटिंग ट्रैक है। लेकिन बहरहाल अच्छा आगाज कम से कम उन्होंने दिया एजाज। बिल्कुल, उसी अच्छे आगाज की वजह से तो अब बाबर 63 पे बड़े पुरसकून अंदाज में खेल रहे हैं। हफीज का कैच ड्रॉप हो गया लेकिन वो भी 37 के ऊपर खेल रहे हैं। आसिफ अली, शुएब मलिक और सरफराज अभी 3 मुस्तनद बैट्समैन बेंच पर भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान को 350 रन करना चाहिए क्योंकि इंग्लैंड हमेशा यहाँ ओल्ड ट्रेंट ब्रिज के ऊपर लंबी स्कोर करते हैं। 471 बड़ा स्कोर करना चाहिए। एजाज नसीम बाकी बहुत शुक्रिया। और दूसरे मैच में पाकिस्तानी ओपनर्स ने अच्छा आगाज़ फराहम किया है और गुड लक टीम पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि आज का मैच पाकिस्तान अपने नाम करेगा। मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।